नाज़रीन, भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली इस वक्त मुसलसल बढ़ती हुई बेचैनी और कशीदगी की तस्वीर पेश कर रहा है, जहां जेनजी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे सिर्फ वक्ती रद्दअमल नहीं रहे बल्कि एक मुनज़्ज़म अवामी दबाव में तब्दील होते जा रहे हैं। दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें जारी रहीं। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया, जिसमें मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हुए। उसी कशीदा माहौल में एक अहम सियासी पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार करने के बाद अब रिहा कर दिया गया है, जिसके बायस सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हुआ। यह एहतजाज दरअसल एक नई लेकिन गैर मामूली रफ्तार से मकबूलियत हासिल करने वाली जमात कॉकरोच जनता पार्टी की कयादत में शुरू हुआ, जिसने बहुत कम वक्त में सोशल मीडिया पे करोड़ों अफराद की तवज्जो हासिल की। इस तहरीक की बुनियाद वो इम्तिहानी स्कैंडल बने जिन्होंने लाखों तलबा के मुस्तकबिल को मुतासिर किया। खासतौर पे मई में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के टेस्ट के पर्चे लीक होने के बाद 20 लाख से जायद तलबा को दोबारा इम्तिहान देना पड़ा और 18 से ज्यादा तालिब इल्मों ने खुदकुशी कर ली। जबकि उससे पहले हाई स्कूल इम्तिहानात की ऑनलाइन मार्किंग में भी बेज़ाब्तगियों का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था। इन वाकयात ने नौजवानों में शदीद मायूसी और गुस्सा पैदा किया, जो अब एक मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक की सूरत इख्तियार कर चुका है। गुज़श्ता रोज दिल्ली के मरकजी मकाम जंतर मंतर पर दसियों हजार मुजाहिरीन जमा हुए और पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने सख्त इकदाम किए। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को रोकने के बावजूद उनका जज्बा कम नहीं हुआ और आज फिर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है कि वो तालीमी निजाम में शफाफियत, इम्तिहानी बदउनवानी के खात्मे और वजीर तालीम के इस्तीफे तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इस तहरीक को उस वक्त मजीद तवज्जो हासिल हुई जब मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक और कुछ तालिब इल्मों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसने मुल्क भर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। मुबस्सिरीन के मुताबिक यह एहतजाज अब किसी एक जमात या प्लेटफॉर्म तक महदूद नहीं रहा बल्कि मुल्क भर के नौजवानों की इज्तिमाई आवाज बन चुका है। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पुलिस के इकदाम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। तंजीम का कहना है कि पुरम मुजाहिरीन के खिलाफ गैर मुतनासिब ताकत का इस्तेमाल, उन्हें पार्लियामेंट तक पहुंचने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गई और मेट्रो सर्विसेज और मोबाइल इंटरनेट की बंदिश जैसे इकदाम ने बुनियादी शहरी हुकूक को मुतासिर किया। सियासी सतह पर भी हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना है। राहुल गांधी ने अपनी रिहाई के बाद वजीर आजम की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि तलबा से माफी मांगी जाए और उनके खिलाफ तशद्दुद बंद किया जाए, जबकि दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी इसी नौइयत के बयान दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी को अब अपोजिशन जमातों की मुकम्मल हिमायत हासिल है, जो मोदी की हिंदुत्व हुकूमत के लिए एक संजीदा इम्तिहान बन चुकी है, क्योंकि यह एहतजाज सिर्फ तालीमी निजाम के मसाइल तक महदूद नहीं रहा बल्कि महंगाई, बेरोजगारी और मौके की कमी जैसे बड़े सवालात भी इसमें शामिल हो चुके हैं। नौजवानों की बड़ी तादाद के सड़कों पर आना इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वो मोदी की पॉलिसी से नाखुश हैं, जिसके बायस कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी मुतबादिल ताकत के तौर पर उभरी है जिसने नरेंद्र मोदी और उनकी हिंदुत्व नवाज हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी है, आप इसे वक्ती रद्द-ए-अमल समझती हैं या फिर आप ये समझती हैं कि एक तवील सियासी तहरीक का आगाज हो चुका हुआ है? ये एक आईजीए का जरूर एग्जीक्यूट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिसके ताने बाने जो हैं हमें जस्टिस सूर्यकांत के उस बयान से मिलते हैं, जब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की, इंडिया की जो नौजवान नस्ल है, दे आर लाइक कॉकरोचेस, दे आर यूजलेस, और वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते और बस उनके सिर्फ बहाने हैं और वो मुल्क के ऊपर, मईशत के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। तो इस आइडिया को पिक किया अभिजीत टिपके नाम के एक जेंटलमैन हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया जो है संभालते थे और वॉलंटियर करते थे। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे इस आइडिया को लिया कि जी हम कॉकरोच हैं, इसको मेटाफोरिकली देखें तो हाँ ठीक है, हमारी जिंदगी एक सीवर में, एक गटर में रहने वाले कॉकरोच जैसी है, जिसकी वजह आप हैं और हमें मारना बहुत मुश्किल है, और हम बिल्कुल वैसे ही कॉकरोच हैं कि आप हमारा खात्मा नहीं कर सकते, तो हम आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देंगे। ये एक सिंपल सा आइडिया था जो सोशल मीडिया पे स्टार्ट हुआ। तो ये आइडिया है। अब आपका सवाल ये है कि क्या ये एक पॉलिटिकल पावर में मोर्फ हो सकता है? तो जरूर हो सकता है। आइडियाज जो हैं वो पॉलिटिकल रियलिटी बन जाते हैं, लेकिन फिलहाल मोदी की फॉशिस्ट गवर्नमेंट के साथ जो है इनका टाकरा है और इनको ऑर्गेनाइजेशन और फंडिंग की जरूरत है अगर ये कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया सोच रहे हैं, वरना इनका सड़कों पे निकलना जो है, खास तौर पे अपोजिशन पार्टीज का इनके साथ मिलना जो है, मेरे ख्याल में जो मैं डॉट कनेक्ट कर पा रही हूँ वो ये
कि आरएसएस जो है वो मोदी से बहुत तंग है और वो मोदी को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि शायद वो जयशंकर से कर दें, क्योंकि भगवत मोहन बहुत से इंटरव्यूज में, बहुत से लेक्चर्स में ये कहते हुए सुनाई दिए हैं और वो लेक्चर दे रहे हैं कि आरएसएस जो है वो एक एनजीओ है और बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो वो उससे डिसएसोसिएट कर रहे हैं क्योंकि मोदी एक लायबिलिटी उनके लिए बन गया है, एक ऐसा धब्बा बन गया है कि जिसके साथ किसी भी किस्म का जो रिलेशन है वो पॉलिटिकली बीजेपी के लिए डेंजरस है और आइडियोलॉजिकली आरएसएस के लिए बहुत डेंजरस है। अच्छा, तो आपने ये आपने एक डॉक्टर साहिबा हवा जिस ऐसी तरीके चली से है। बात की कि एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो नहीं है, फंडिंग के भी मसाइल होंगे, उसके अंदर अगर एडिशन के तौर पे देख लें तो कांग्रेस इनके साथ मौजूद है इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन को तो एज चाहिए होता है, तो अपोजिशन में कांग्रेस भी मौजूद है, आम आदमी पार्टी भी मौजूद है, सोनम वांगचुक को अगर देखें तो वो भी मौजूद है। हालांकि वो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन एक फैन फॉलोइंग तो उनकी मौजूद है। तो ये किस हद तक मुस्तकबिल में ये पार्टीज इसका पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर पाएंगी, ये जो अपोजिशन की पार्टीज है? दूसरा मेरा एक सवाल ये कि अगर आप नेपाल को देखें, अगर आप बांग्लादेश को देखें, वहां पे जनजी ने जो तहरीक शुरू की थी, क्या ये उससे मुमासलत रखती है? और अगर रखती है तो क्या इसके नतायज उस तरीके के निकल सकते हैं जो वहां पे निकले थे, या फिर हमें इसको हिंदुस्तान की या भारत की हैयत से देखना होगा कि सवा अरब की आबादी है और ये जो दसियों हजार निकले हुए हैं ये पूरे के पूरे मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे या पूरे के पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत का तख्ता पलटने की सलाहियत नहीं रखते? आपका बहुत वैलिड सवाल है। ये एक हवा ज़रूर चल पड़ी है, जो तब्दीली की हवा है, रिज़ेंटमेंट जो है वो रजिस्टर करा रहे हैं और अपोज़िशन पार्टीज़ यकीनन इस प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करना चाहेंगी और हर सेन वॉइस जो है वो इनके साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो वहाँ का जो है वो फ़नकार है या चाहे वहाँ का एकेडेमिया है, इंटेलिजेंशिया है, जिसके अंदर भी कॉन्शियस अभी बाकी है, वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी होगी कि रीसेंट हिस्ट्री में इनकलाब हमें दिखाई देता है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अगर हम किसी चीज़ को इनकलाब कह सकते हैं, वो जेन ज़ी का जो नौजवानों का लाया हुआ, वो बांग्लादेश में किसी न किसी सूरत में हम कह सकते हैं। अब उसमें होता ये है कि किसी भी जगह पे मॉब की तरह चढ़ दौड़ना मसले का हल नहीं होता। उसमें होता ये है कि आपका सामना हुकूमतों से होता है और हुकूमत के पास एक मशीनरी ऐसी होती है कि आप उस पे चढ़ दौड़ के मसले का हल जो है वो नहीं ढूँढ सकते हैं। तो उसमें ऑर्गेनाइज़ेशन और फिर कैपिटल और कहीं न कहीं से बैक पे कोई ऐसी सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना के बैठी हुई है। अगर तो राहुल गांधी इस आइडिया को इस तरह से ओन करने के लिए तैयार हैं, तो उनके पास पूरा मैकेनिज़्म है, हुकूमत चलाने का उनके पास तजर्बा है, तो वो तो इसको कैपिटलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि अभी जो दीपके हैं, वो आज इस बात के लिए क्या उसके चांसेस क्या हैं कि वो इंडिया के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ, तो उसकी मुझे लाइक्लीहुड जो है वो कम नज़र आती है। मगर इससे हम इस चीज़ को अंडरमाइन नहीं कर सकते कि वहाँ पे नफ़रत और हकारत जो है वहाँ पे उस फ़ाशिस्ट गवर्नमेंट के लिए कितनी ज़्यादा है और ये इनका प्रोटेस्ट जो है इसको एक्सपोज़ किस तरह से कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमेरिका में आईस एजेंट्स मुँह पे कपड़े डाल के कोई पता नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं दिखाते और सरेआम जो है हज़ारों कैमरास के सामने इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी के साथ स्टूडेंट्स को, बच्चों को सड़कों पे घसीट रहे हैं और इतनी बेरहमी से उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है कि वहाँ पे आपको 100 की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पे बेहोश या ज़ख्मी या टूटी हुई हड्डियों के साथ मिलते हैं। हमने एम्बुलेंस को जाने हमने का रास्ता नहीं हमने है। तो वो मनाजिर हालात भी जो है देखे वहाँ पे हैं इस हद तक पहुँच गए। कि जो भारतीय मीडिया है उसके लोग खड़े थे, यानी एक जर्नलिस्ट खड़ी थी तो उसके ऊपर वो नारे लगा रहे थे, गोदी मीडिया निकल जाओ, हाँ ये दिखाओ, अगर औकात है तो दिखा सकते हो तो दिखाओ। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि वहाँ से जो फौजी एहलकार गुजर रहे थे, क्योंकि सिर्फ पुलिस वालों ने उन पर तशद्दुद नहीं किया, फौजी एहलकार भी वहाँ पर मौजूद थे, तो वो उनको नारे लगा लगा के बता रहे थे कि आपको बड़ा गर्व होगा अपने ऊपर, अपने बच्चों को जाके बताइएगा कि आपने कितना महान काम किया है, आपने किस तरीके से बच्चों पे तशद्दुद किया है, आपने किस तरीके से अपनी मर्यादाओं को सड़कों पे रोला है। तो इस तरीके के नारे अब वहां पे जो लगाए जा रहे हैं, तो यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये एहतजाज सिर्फ पर्चों के लीक होने या वजीर तालीम के इस्तीफे के ऊपर ही मबनी रहेगा, या फिर इसके कॉन्स जो हैं वो आगे चल के दीगर सिस्टम के ऊपर भी आएंगे, जिसमें तालीमी भर्तियों से लेके फिर मुआशी एतबार से जो बदहाली है
उसके ऊपर मुद्दा उठाया जाएगा? उन्होंने अपने 6-7 पॉइंट्स जो हैं, जो मैं रिसर्च कर रही थी, वो ऑलरेडी दे दिए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पे वो बात कर रहे हैं, एजुकेशन रिफॉर्म पे, वो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, पीसफुल असेंबली की बात कर रहे हैं, और पॉलिटिकल रिफॉर्म और एंटी करप्शन की वो बात कर रहे हैं। तो उन्होंने 6-7 पॉइंट्स तो ऑलरेडी दे दिए हैं। तो पर्चे लीक होने की तो ये सिर्फ बात नहीं है, ये बात है। और फिर अगेन इसके ताने बाने जो हैं वो ऑपरेशन बनियान और मुरसूस से जुड़ते हैं। हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, क्योंकि उससे पहले जो इंडियन यूथ है खास तौर पे, उसको इंटरनलाइज कराया गया था कि वो चाइना के पीयर कंपेटिटर हैं, वो बहुत ताकतवर हैं इस रीजन के, वो ऑलमोस्ट हेजमॉन हैं, वो कोई पहली डेमोक्रेसी, कोई चौथी बड़ी इक्तिसादी ताकत है। लेकिन जितना एक्सपोज वो हुए, और खास तौर पे वो क्या हुए, उनकी हुकूमत हुई, ये उनके लिए एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल था। और फिर उस एब्जॉर्प्शन पे जब वहां के सीनियर लोग आपको, आपकी बात सुनने की बजाय, आपके मसले सुनने की और हल करने की बजाय, आपसे हमदर्दी करने की बजाय आपको कॉकरोच कहना शुरू कर दें, तो ये चीज इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। ये आइडिया है, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी बनने से पहले ये आइडिया है, और आइडिया जब स्प्राउट कर जाता है तो वो फिर आइडिया मरता नहीं है। लोग मरते हैं, बंदे मरते हैं, पॉलिटिकल फिगर्स खत्म किए जा सकते हैं, आइडिया सरवाइव करता है। और आइडिया ये है कि इस सिस्टम के को रिफॉर्म की और ओवरहॉलिंग की जरूरत है। और ये जो बुढ़े हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत हैं, सॉरी टू से दैट, वो फाशिस्ट है, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और वो नफरत फैला रहे हैं। और ये नफरत हमारा फ्यूचर नहीं है। हमारा फ्यूचर, हम कॉकरोच जो है, इनका फ्यूचर जो है वो नौकरी है, वो बदनवानी का खात्मा है, वो ये रेड टेपिज्म को खत्म करना है, वो अडानी और अंबानी की अकाउंटेबिलिटी है, वो ये जितने 7 सिस्टर स्टेट्स में आग लगी हुई है इंडिजिनस आबादियों को, कश्मीर का हाल आपके सामने है। सिख बाहर निकले प्रोटेस्ट करने के लिए, मैंने उस पर आर्टिकल भी लिखा था। वो 1 साल जब बैठे रहे तो मोदी ने उन्हें आंदोलन जीवी कह दिया। ये ह्यूमिलिएशन जो है, आप प्रोटेस्ट करने वालों को कोई स्पीशीज ही और बना दे और उन्हें कहें कि ये कॉकरोच है या कोई आंदोलन जीवी हैं, ये बाय डिफॉल्ट प्रोटेस्टर हैं, तो ये आइडिया है और ये किसी ना किसी का सर जरूर लेगा। और मेरे ख्याल में ये यकीनन जो है एक चेंज लेके आएगा, और वो चेंज सिस्टम में आए या ना आए, वो जल्द बदेर आएगी। लेकिन मोदी जो है वो मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी रिप्लेसमेंट की तो मुझे दीवार पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि उसको तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके हैंडलर्स के लिए अब एक लायबिलिटी और एक ह्यूमिलिटी बन के रह गया है। वो ह्यूमिलिएशन है, एक आखिरी उसका सवाल, बोझ नहीं ढोया जा सकता। मैडम, आप कह रही हैं कि वो नविश्ता दीवार है कि मोदी जाएगा। बात नजरिए की है, आप खुद ही कह रही हैं कि नजरिया मरता नहीं है। अगर बीजेपी या अगर आरएसएस उसकी रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो रिप्लेसमेंट में नजरिया तो वही रहेगा, तो भारत के लिए वो किस हद तक बेहतर हो सकता है? आरएसएस मोदी को अपने लिए एक बोझ समझ रहे हैं और अब इस बोझ को गिराना चाहते हैं। मैंने आपको मोहन भगवत की, जो आरएसएस के चीफ हैं, शायद आपको बताया, या किसी और चैनल पे मैंने जिक्र किया अभी, कि वो लेक्चर दे रहे हैं, वो अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं इवन बीजेपी से भी। और वो कह रहे हैं कि हम अपने युवाओं को कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर मत ढूंढिए। अखंड भारत बहुत अच्छी बात है, मगर हम पॉलिटिकल रियलिटीज को मानते हैं। वो अब ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी का दर्स लेकर ये चूरन बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका सवाल ये था कि क्या वो अगर मोदी को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए कांग्रेस की हेल्प लेंगे या कॉकरोच जनता पार्टी की? नहीं, वो मोदी को रिप्लेस करेंगे किसी फेवरेबल फेस के साथ, विद द फेवरेबल ऑप्टिक्स एंड नैरेटिव। मगर आइडिया ऑलरेडी जन्म ले चुका है। अब आइडिया जन्म लेने के बाद वो अगला फेस कितनी देर तक अपनी तमाम तर फॉशिज्म को अपनी किसी कपड़े के अंदर छुपाकर गुजारा कर लेता है, ये देखने की बात है। लेकिन ये चीज अब रुकेगी नहीं, ये आगे चलेगी। लेकिन सवाल आज मीडिया पे ये है कि जी क्या कॉकरोच पार्टी को इनकलाब ले आएगी? तो उसके लिए मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि इनकलाब लाने के लिए मॉब के अंदर एक सर्टेन डिग्री की ऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल जो है उसकी फनलिंग कहीं ना कहीं से जरूरी होती है, वरना मॉब सिर्फ मॉब बन के रह जाता है। उसका मुकाबला जो है वो गवर्नमेंट की मशीनरी से होता है। ये मेरा आज के उसके लिए जवाब है। वरना मोदी अगर जाता है, ये जयशंकर को ले आए, किसी और फेवरेबल फेस को, जयशंकर भी फेवरेबल नहीं है,
किसी सॉफ्टर टच को देने की ये बीजेपी कोशिश करेगा, आरएसएस कोशिश करेगा, मगर ये आइडिया अब जाने वाला नहीं है। और कांग्रेस के लिए तो ये बहुत जरूरी है और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आइडिया हाईजैक कर ले। दूध के धुले हुए वो भी नहीं है, हमने उनको भी देखा हुआ है, वो दूध के क्या धुले है। वो भी नहीं है, लेकिन मगर ऑपोजिशन आइडिया ये अगर जो वो ये आइडिया हैक हाईजैक कर कर रही लेते हैं है तो और अपना जो फ्यूचर सिक्योर अगर कर इसे लेंगे। हाईजैक करके वो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करे तो हो सकता है कि आइडिया जो है ये प्रिवेल करे। बहुत शुक्रिया।